मेरा प्यार भरा नमस्कार कहकर बराक ओबामा ने फिर से तमाम हिंदुस्तानियों के भी दिल जीतने की कोशिश की और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने के सिर्फ चंद घंटों के बाद जो 7 साल पुराना कहें कि जो अड़चन थी, जो लॉक जैम था, वो खत्म हुआ और सिविल न्यूक्लियर समझौता भारत और अमेरिका के बीच हो गया है। ऐसा ऐलान किया गया। द डील इज डन। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने यह ऐलान किया। द डील इज डन और ये मुमकिन हुआ काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के आपसी रिश्ते से भी। दोनों पहले हैदराबाद हाउस के लॉन पर टहलते नजर आए, जहां पर बातचीत होती रही और उसके बाद चाय पे चर्चा हुई। कई सालों के नेगोशिएशन के बाद ये डील हो पाई है। इस पर वैसे होमवर्क, इस पर बातचीत हफ्तों से चल रही थी और यहां तक कि जब ओबामा वॉशिंगटन से रवाना हो रहे थे तब तक नेगोशिएटर्स इस पर बातचीत कर रहे थे और आखिरकार अब दोनों मुल्कों के लिए कम से कम एक ये जरूर जो हो रहा था, कोई बिग टिकट रिजल्ट्स नहीं होगा, वो ये एक रिजल्ट है कि डील जो है वो हो गई। अब इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं, अभी भी क्या क्या चीजें इसमें कमी हैं और कहां पर क्या कैसे आगे बढ़ेगी बात, वो धीरे धीरे खबर सामने आएगी। पर फिलहाल ये बात है कि ये डील हो गई है। मोदी जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो कहा कि कागज पर कॉमा और फुल स्टॉप से ज्यादा जो दो नेताओं के रिश्ते होते हैं उससे फर्क पड़ता है। ओबामा के साथ मेरी पर्सनल केमिस्ट्री है और शायद यही काम की है। हमारे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है जिसमें हम आपको मिलवा दें तमाम लोगों से। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर योगेंद्र कुमार हैं, फिलीपींस और तजाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, नामीबिया में हमारे हाई कमिश्नर रहे हैं। टीएसआर सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। कमर आगा साहब हैं, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपर्ट। आरएसएन सिंह हैं, पूर्व रॉ अधिकारी। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी। अमित बरुआ, रेजिडेंट एडिटर द हिंदू। ये सबसे पहले मैं बात ये जानना चाहती हूँ जीवीएल नरसिम्हा राव आपसे कि ये एक बड़ी जीत है इस सरकार के लिए, जो 7 साल से जो बात चल रही थी उसको एक किसी नतीजे पे पहुंचाना। आप तमाम जो क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे कि भी बहुत कुछ बाकी है और देखना होगा कि आगे कैसे ये डील जो है वो प्रैक्टिकली कैसे लागू होगी। अभी आपके संसद में भी इस पर मुश्किल होगी, लेकिन अभी के लिए क्या ये एक बहुत बड़ा नतीजा निकला है इस विजिट से? जो जानकारी प्राप्त है, जो स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ओबामा और प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसके बाद जो विदेश मंत्रालय की जो मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुआ है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है जो डील डन जो कहा जा रहा है इसमें कोई लीगल फ्रेमवर्क को जो अभी जो हमारी सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट के तहत उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी और ये इस एक्ट के सारे प्रावधान को रखते हुए कायम रखते हुए कुछ रास्ता ढूंढा गया दोनों देशों के तरफ से और ऐसा 26 देशों में इस प्रकार की प्रावधान किया गया है और एक इंश्योरेंस पूल बना करके सप्लायर्स को, ऑपरेटर्स को जो लायबिलिटी की जो उनकी तरफ जो लायबिलिटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे 26 देशों में प्रावधान किया गया। उसी के रास्ते पर, उसी मॉडल पर ये भी एक प्रोविजन किया जा रहा है जिसमें कोई संशोधन करने की एक्ट में कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये दोनों देशों के लिए कुछ कंसेशंस दिए गए हैं और शायद इसलिए ये बात आगे बीच का रास्ता जो है वो कुछ निकल पाया है। हम एक बार सुनवाना चाहते हैं विदेश सचिव सुजाता सिंह ने इस डील के बारे में क्या ऐलान किया है और अमनदीप सिंह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसके विस्तार थोड़ा सा दिया था। Based on 3 rounds of discussions in the contact group, we have reached an understanding on 2 outstanding issues, namely civil nuclear liability and the administrative arrangements for implementing our 123 agreement. Let me underline, we have reached an understanding. The deal is done. Insurance pool, or what would be called the India Nuclear Insurance Pool, is a risk transfer mechanism which is being formed by GIC-RE and 4 other public sector undertakings in the general insurance business in India. These companies would together contribute rupees 750 crores to the pool, and the balance capacity would be contributed by the government on a tapering basis. This is the general shape of the pool. It is similar to 26 such international pools around the world.
जी। अब अमित, आपने सुना आप जो सुजाता सिंह ने कहा, उसके बाद अमनदीप सिंह ने भी बताया कि वीव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग। वो उन्होंने 2 दफा दोहराया है इसको, फिर वो कहती हैं डील इज डन। क्या इन दोनों में कुछ फर्क देखते हैं आप? MEA की ब्रीफिंग है, हर शब्द बड़ी नाप तोल के कहा जाता है। जी, ऐसा लगता है कि उनके बयान से कि कोई ना कोई मुआहदा हो चुका है, लेकिन सिविल न्यूक्लियर और तमाम न्यूक्लियर के मामले में जब तक कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनीज के बीच में हो तब तक डील इज नॉट डन। और ये डील कोई नई डील नहीं है, हम इससे 6-8 साल से बात कर रहे हैं। तो इसमें लाजमी है कि इच्छा तो ये है कि ओबामा साहब क्योंकि 26 जनवरी के लिए आए हैं कि कुछ पेशरफ दिखाई जाए, और वो हुई है। लेकिन आखिरकार जब तक कि कंपनीज के बीच में डील नहीं होगी, और आपको मालूम है कंपनीज के बावजूद डील होने के बाद जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, क्योंकि आम जनता को जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने प्रॉमिस किया था कि आपका जो पावर का प्रॉब्लम है इससे हल हो जाएगा, या कॉन्डोलीसा राइस ने उस वक्त कहा था कि 10,000 नौकरियां अमेरिका में हम लगाएंगे। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर डील को हाइप किया गया, और पिछले 5-6 सालों में डोमेस्टिक राजनीति की वजह से इसके बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं गया है। और आपको यह भी याद होगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने ऑपोजिशन में काफी इस बिल का विरोध किया था, और जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी का स्ट्रक्चर है वो उन्हीं की वजह से खड़ा हुआ था। तो मेरा मानना है कि उनके आने से ये गतिरोध कुछ हटे हैं। कहां आगे गाड़ी चलती है उस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। पूरा 1-2-3 एग्रीमेंट यूएस कांग्रेस के तहत चलता है, कई इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे कानून हैं। तो अब दोनों जगह यूएस में और इंडिया में मोदी जी को अपने यहाँ पार्लियामेंट में, ओबामा को अपने वहां, इसके ऊपर अभी आगे रास्ता अभी भी काफी उलझा हुआ है। एम्बेसडर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, जो जब तक टेक्स्ट नहीं सामने आता तब तक तो कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन ये जाहिर है कि अगर इन 2 मुद्दों पे जो है अगर रुकावट थी तो उस पर तो वेरी क्लियरली जो है फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। ये जरूर, जैसे आपने कहा कि 1-2-3 अग्रीमेंट में कांग्रेस को रिपोर्ट करना है, तो उसमें आई थिंक ये जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा था कि एक आई थिंक दी अटॉर्नी जनरल हैज टू, उनको एक लेटर बनाना है विच हैज टू बी गिवन टू द कांग्रेस, जिसमें कि वो उसको सिचुएशन पूरा एक्सप्लेन करके फॉर देम, सो दैट लेटर हैज गॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रोड मैप के बारे में भी सुजाता सिंह ने जिक्र किया। तो कोई ना कोई एक जरिया निकला है आगे बढ़ने का, वो तो साफ है। जो 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिस पर हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे, वो एक जो था फ्लैगिंग का या ट्रैकिंग द न्यूक्लियर मटेरियल, और दूसरा जो लायबिलिटी की बात थी। तो एक तरफ से भारत बहुत इंसिस्टेंट था, उनके बड़े स्ट्रिंजेंट क्लॉज थे, अमेरिका का जोर था कि वो ट्रैक करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल को। तो कहा यह भी जा रहा था कमर आगा साहब की एग्जीक्यूटिव पावर्स ओबामा ने अपने इस्तेमाल किए, लास्ट मोमेंट में खबरें आ रही थी, और उन्होंने इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकाली, लगाए थे, जो शर्तें लगाई थी उनको विड्रॉ कर ली। तो एक तो ये अच्छी, लेकिन एक चीज है, सुजाता सिंह ने साफ साफ ये कहा कि डील इज डन। इसके मतलब अब जो बरुआ साहब कह रहे हैं कि कंपनीज के बीच में 1-2-3 एग्रीमेंट। एक अच्छी बात ये भी है कि ये पॉलिसी जो है, ये पूरा डील जो है, इसको बाई पार्टीजन सपोर्ट अमेरिका में है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सपोर्ट करते हैं इसको। शुरू रिपब्लिकन ने किया था और इसको बढ़ाया आगे। अब तो पर यहाँ इंडिया में सपोर्ट जो है, अभी वो पार्लियामेंट में मुश्किल है प्रधानमंत्री मोदी के साथ सामने, इसलिए कि उसमें तो कोई संशोधन इन्हें करना ही नहीं है बिल में। एक्ट जो है लायबिलिटी एक्ट में तो कुछ करना नहीं है इनको, तो पार्लियामेंट में इनको तो जाना। तो यहाँ पे अड़चन कहाँ पे आएगी आरएसएन सिंह? अभी भी जो डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या मुश्किलें आगे आएंगी? पॉलिटिक्स का नेचर इज व्हाट इट इज इन ऑल डेमोक्रेसीज। बट आप एक चीज देख लीजिए कि 2 मुद्दे थे, एक सोवरेनिटी को लेके और दूसरी थी द कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो वो जो ट्रैकिंग वाला जो क्लॉज है वो निकल गया, तो दैट सोवरेनिटी एस्पेक्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। जहां कमर्शियल वाला जो एस्पेक्ट था जिसमें इतना कंटेंशियस हो गया था, तो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय दिस न्यूक्लियर पूल। आई डोंट नो इफ समबडी कैन पॉइंट मी अ थर्ड थिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट एक चीज और बता दूं मैं, व्हेन शी सेज द डील इज डन, द डील इज ओनली अ फैसिलिटेटर। It is not some FMS route, you know, by which you buy weapons from America. That is not the route. It is only a deal. This deal is a facilitator. Now it is up to the players.
हाउ जो पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं, हामिद कह रहे थे कि एमओयूज जो कंपनीज के बीच होंगी और उन लोगों को इस बात को लेकर आगे अभी चलना पड़ेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? नहीं, मुझे बस ये कहना था उसमें कि जो उन्होंने जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि बजाय बायलैटरल उसको ट्रैकिंग करेंगे इक्विपमेंट की, वो जो है IAEA सेफगार्ड्स के अंदर होगा, तो हाँ, तो वो जो है वो आई थिंक जो लगता है मुझे कि उसमें अपना एग्जीक्यूटिव उनकी जो अथॉरिटी है उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया होगा, क्योंकि बहुत जाहिर है कि क्योंकि ये सब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बनते हैं उसके लिए IAEA के अपने स्टैंडर्ड जो उनके प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं और उनका मैकेनिज्म है उसको फॉलो करने का, कि ये जो है जो ऑल दी जो उनके जो प्रोविजंस हैं जो भी मतलब हैं सेफ्टी के हैं या नॉन प्रोलिफरेशन की इशू जो भी कुछ हैं, वो सारे प्रोविजंस को अगर कंफर्म करते हैं तो ये जो है इस किस्म की मॉनिटरिंग जो है वो IAEA करता है। तो मेरे ख्याल से अगर हुआ होगा तो बस यही बात हुई होगी। लेकिन नगमा, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो न्यूक्लियर डील का जो सवाल है, ये बीन देयर डन दैट की सिचुएशन है, ये हो चुका है। जो भारत के लिए जो मुख्य बात है कि जो न्यूक्लियर अपार्थाइड का जो रेजीम था वो समाप्त हो गया, और चाहे वो यूरेनियम इंपोर्ट्स की बात है, चाहे हमारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को एक्सेस की बात है। आज ओबामा साहब ने बाकी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम, NSG, MTCR, बाकी सब चीजों का जिक्र किया, तो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि जहां तक ऊर्जा का सवाल है, बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है। आपको पता है कि तेल के दाम $50 से कम हो गए हैं। कंपनीज इधर उधर देख रही हैं कि किस तरह से क्या किया जाए। सौर ऊर्जा का जिक्र ओबामा साहब ने किया। तो दुनिया अलग अलग स्रोत ऑफ ऊर्जा को के ऊपर नजर गढ़ी हुई है सबकी। तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर डील के आगे जाने की जरूरत है, और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको एक नई नजर से देखने की जरूरत है, और खासकर की इस नजर से जो कि कल आप लोग चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी पर अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में होंगे, राजपथ पे होंगे, और वो हमारी परेड देख रहे होंगे। तो मोटी बात ये TSR सुब्रमण्यम भी हमारे साथ है, मैं उनको इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। और इस पर रिएक्शन जो आप सुन रहे हैं कि ये जो सिविल न्यूक्लियर डील जो हुई है, अब वो पुरानी बात है, बड़े लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी एक तरह से जो अनाउंसमेंट के ये डील फाइनली हो गई, जितना इसमें जितने रोड़े थे वो हटे हैं, अभी दूसरे तरह की मुश्किलें सामने आएंगी। और आज मोदी ने ये भी कहा कि ओबामा ने उनको अश्योर किया है कि US सपोर्ट करेगा इंडिया की एंट्री, जब ग्लोबल न्यूक्लियर ग्रुप्स में इंडिया शामिल होना चाहता है उसमें। तो ये जो डील हुई है उससे हमें इस तरह के फायदे अब हासिल हो सकते हैं। TSR सुब्रमण्यम साहब। नहीं, लग रहा है कि इस डिस्कशन का फोकस आप इतने 5-6 आइटम्स हुए हैं आज, केवल आप एक न्यूक्लियर डील के बारे में बात कर रहे हैं। आगे और भी बात करेंगे, पर इससे शुरुआत, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर इंडियन मीडिया में फोकस बहुत ज्यादा था कि ये होगा कि नहीं होगा। वो तो हो सकता है फोकस, लेकिन मेरे विचार में उतनी इंपॉर्टेंट बात केवल डन डील की बात है नहीं। मेरे विचार में मैं केवल बता दूं कि ये तो कई सप्लायर्स हैं, जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो US का भी आना जरूरी है। तो इसमें डन डील हो गया, डिटेल्स देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंश्योरेंस मैकेनिज्म में एंटायर लायबिलिटी केवल भारत में ही रहे, वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। अगर टोटल लायबिलिटी, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि सप्लायर्स किस तौर से उसको देख रहे हैं। लास्ट बात इतना है, ये न भूलिए कि एनर्जी सेक्टर इतना डायनामिक है आजकल। आज अभी 2% हमारा न्यूक्लियर है, 25 साल बाद 7% हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सोलर और हाइड्रोजन और विंड मिल और ये सब और नए आ रहे हैं, तो इसको हाइप करने के मेरे विचार में टेक दूसरा है कि आपका सप्लायर ग्रुप का एंट्री नंबर 1, नंबर 2 आपका जो डिफिकल्टीज इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये मच हायर प्रायोरिटी है। तो बड़ी हाईली सक्सेसफुल मीटिंग। अच्छा, उसका रिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है कि टोन ऑफ डिस्कशन बदल गया है। एडवर्सरीज जैसा बात न करके अभी फ्रेंड्स विद कॉमन इंटरेस्ट, उनकी भी जबरदस्त इंटरेस्ट इंडिया में है, इंडिया का जबरदस्त इंटरेस्ट अमेरिका में है। तो ये टोन आ रहा है। मेरे विचार में आप इसको एक डन डील को डिटेल्स देख लें, बाद में हम क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट करेंगे। डन डील तो 7 साल पहले हो गया था, फिर डन डील हो रहा है, तो वो मेरे विचार में इंपॉर्टेंट बात है नहीं। जी, जो आपने बात कही वो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि मूड जो पूरा है वो काफी बदला है, और ओबामा और नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को जाहिर भी किया है कि आज भी उन्होंने कई दफा मेंशन किया इस बारे में कि
हमारी एक केमिस्ट्री है, और लगातार तारीफ करते रहे बराक ओबामा मोदी की जो नई एनर्जी है, उनका जो विजन है इंडिया के लिए वो बड़ा क्लियर है। तो ये सब दिखता है कि उनमें नजदीकी जो है वो बढ़ी है, और जिस तरह से वो, जैसा अभी अमित कह रहे थे कि वो 26 जनवरी के परेड के लिए यहाँ आए, और अपनी इनॉग्रेशन के बाद ये पहला मौका है जब वो इतनी देर एक खुले में बैठेंगे एक अमेरिकी राष्ट्रपति, और पहले ऐसा कहीं हुआ नहीं क्योंकि उन्हें बुलाया भी नहीं था। तो ये अपने आप में सिंबॉलिकली एक काफी बड़ा इवेंट है, और इसके पीछे क्या संदेश है? इतनी बड़ी चीज वो करने को तैयार हुए भारत के लिए, जाहिर उनका अटेंशन फोकस काफी डीप है। एक बात जरा पहले आपकी न्यूक्लियर डील वाले में बात करता हूं कि जो भारतवर्ष को जो न्यूक्लियर अपार्थाइड का जो सिचुएशन थी, जो कि पहले खत्म हुई, जो न्यूक्लियर डील से खत्म हुई, उसको जो लगता है कि अमेरिका ने ये इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट को लेकर के, और ये जो अपार्थाइड का मामला की जो 4 जो मेजर मटेरियल एंड टेक्निकल सप्लाई ग्रुप जो हैं, NSG, MTCR और दिस वेस्टर्न आर्क ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसमें उन्होंने कमिटमेंट किया कि इसमें उनकी एंट्री कराएंगे भारत की। तो इस प्रकार से जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी सिविल न्यूक्लियर डील की, वो इस स्टेप से पूरी होगी। तो ये इसकी महत्ता बहुत जबरदस्त है, और जरूर बात है कि ठीक है, और इससे कई चीजें जुड़ी हुई थी, जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात, वो तमाम चीजें जुड़ी हुई थी। हमको मिल नहीं रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही थी, हम किसी से डील नहीं कर पा रहे थे। फ्रांस भी कह रहा था कि अब इस डील के बाद हम फ्रांस से भी ले सकते हैं, जर्मनी से भी ले सकते हैं रिएक्टर या टेक्नोलॉजी की दूसरी चीजें जी। और ये जो हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं अमित, की सिंबॉलिकल इंपॉर्टेंस इसका कितना ज्यादा है, और ऑप्टिक्स हो भले ही, लेकिन वो ऑप्टिक्स इतना बड़ा है कि वो बाकी चीजों पर हावी है। और ये सिर्फ यहीं की मीडिया में नहीं, वो वेस्टर्न प्रेस में, वो अमेरिकन मीडिया में भी इस तरह की चर्चा है कि ओबामा कितनी तरजीह दे रहे हैं यहाँ के गणतंत्र दिवस के मौके पर आके हिंदुस्तान के साथ रिश्ते को। जी, बहुत बड़ी चीज है, और आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई अड़चने रही हैं, कई मतभेद रहे हैं, और वो कई बार साफ तौर पे बाहर भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से निमंत्रण दिया गया और निमंत्रण स्वीकार किया गया, और जिस तरह से ओबामा साहब आए, बड़े कम वक्त में स्वीकार कर लिया गया, बहुत कम टाइम था, तो इसका यही मतलब है कि हमारे दोनों देशों में जो मतभेद थे और जो डिफरेंसेस थे वो कम हो चुके हैं। हाँ। और एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अड़चने अभी भी रहेंगी, और अमेरिका के साथ जो ज्यादा दोस्ती करता है उसकी दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कि हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, भले ही जानता है कि 50-60 साल से जिन्होंने दोस्ती की है उसका क्या मतलब है, लेकिन भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको अपने सामने रखते हुए, हम लोग अमेरिका के साथ किस तरह से तालमेल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, अन्य चीजों का मामला है। और जैसे कि मेरे साथी लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है कि एक बाईपार्टिजन कंसेंसस अमेरिका में भी है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और मुझे लगता है वो हिंदुस्तान में भी है। जो हमारी ऑपोजिशन अभी ज्यादा है नहीं लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन चीजों को पर विरोध करना बहुत ही मुश्किल काम है। भारत के साथ जो रिश्ते पर ये फोकस है, इसमें मैं RSN सिंह आपको शामिल करना चाहती हूँ, चाइना के मद्देनजर भी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी अब कई अमेरिकी प्रेस में तरह तरह की बातें आ रही हैं। उनमें से एक जॉन हंसमन ने लिखा कि जो भी बात यहां पर होगी, जो भी वो डिसाइड करेंगे, जो भी वो डिस्कस करेंगे, चाइना विल बी इम्प्लाइड। आई मीन चीन का जो है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, और शायद चीन की वजह से भी फोकस इतने ज्यादा भारत पर है अमेरिका का। अनफॉर्चुनेटली पूरा जो हमारे यहाँ जो डिस्कशन का फोकस हो रहा है वो है अमेरिका नीड्स अस इकोनॉमी, यस इट नीड्स अस इकोनॉमिकली। एक सबसे बड़ा चीज है कि जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन होता है वो कभी मतलब परमानेंट नहीं होता है। अभी देखिए कितना बड़ा फ्लक्स हो रहा है, वो अफगानिस्तान से जा रहा है। आज अफगानिस्तान का भी जिक्र है उनके जॉइंट स्टेटमेंट में। हाँ। और आप जब पिवट ऑफ एशिया, या आप जब कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कुछ क्लियर ये इमर्ज करना चाहिए कि एशिया में जो आप ऑर्डर चाहते हैं, द एशियन ऑर्डर, वहां अमेरिका का रोल क्या होगा और हमारा रोल क्या होगा। वो एक सुपर पावर के वेंटेज से देख रहे हैं, हम एक रीजनल प्रिज्म से उसको देख रहे हैं। देयर हैज टू बी ए कन्वर्जेंस, और कहीं पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है। इसीलिए आपने देखा कि ये इतनी जल्दी और इतना सब कुछ, ये बॉनहोमी जो है वो उसका नतीजा है। तो इस जियोपॉलिटिकल फ्लक्स का को नजरअंदाज न किया जाए। और दैट वाज वेरी क्लियर, मोदी वेंट टू जापान, मोदी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। एक आर्किटेक्चर इमर्ज कर रहा है जिसका हम हिस्सा है।
जी। अब मेरे साथ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इस वक्त राष्ट्रपति भवन की, जो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति की दावत है, जहां बराक ओबामा और मिशेल ओबामा पहुंचे हैं और तमाम खास मेहमान हैं वहां पर। जल्दी से अगर हिमांशु शेखर हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, अगर हमें बता सकें कि काफी चर्चा हुई है सुबह से कई दफा इस बारे में कि इस पे जो लिस्ट, जो मेन्यू है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन से खास मेहमान आए हैं। कुछ लोगों ने आने से मना भी कर दिया था व्यस्तता की वजह से। हिमांशु। नगमा, देखिए, अब तक का सबसे बड़ा रात्रि भोज है ये। 250 से के करीब विशेष अतिथियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक औसतन 80 से 100 लोगों को आमंत्रित किया जाता है किसी स्टेट बैंक्वेट में, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए 250 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, तो इस प्रोग्राम रात्रि भोज का स्केल कितना बड़ा है और कितने बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मल्टी कोर्स मेनू तैयार किया गया है, इसकी भी लिस्ट मेरे पास है, वो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार के बड़े मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ समाज के अलग अलग वर्ग के गणमान्य लोग यहां पर हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर व्यक्ति, अधिकारी, मंत्री जो महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में, जो एलिट्स हैं भारत के, उनके लिए उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और ये पहला मौका होगा कि बराक ओबामा ने आज सुबह से सरकारी अधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ मुलाकातें की हैं, ऑफिशियल डायलॉग किया है, लेकिन एक इनफॉर्मल सेटिंग में खाने के मेज पर अब जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में एक मैं कहूंगा एक तरीके की पब्लिक डिप्लोमेसी करने का मौका बराक ओबामा को मिलेगा, क्योंकि ये मंच जो है ये बहुत बड़ा मंच है। और इंडियन एलिट्स को भी हम देखते रहे हैं कि पिछली बार भी जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आए हैं तो उनमें होड़ लगी है तस्वीर खिंचवाने की अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ। इसलिए इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत उत्सुकता है इंडियन एलिट्स में कि वो बराक ओबामा से उन्हें भी मिलने का मौका मिले, उनसे बातचीत करने का मौका मिले। बराक ओबामा के लिए भारतीय समाज के जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं विशेष तौर पर, उनके साथ एक इनफॉर्मल सेटिंग में बातचीत करने का एक बढ़िया मौका बराक ओबामा को मिलेगा। और जो मेनू है बहुत लंबी लिस्ट है, बिजनेस के उद्योग जगत के बड़े लोग होंगे, इसमें कई फिल्म स्टार्स के आने का था, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट हो, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। हिमांशु जी, निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ लोग नहीं भी आए हैं। मुझे यह बताया गया है कि अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, आमिर खान और सचिन तेंदुलकर, इन 4 जिनको आमंत्रित किया गया था, उन्होंने खेद जताया है कि वो निजी वजहों से इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इन 4 को आमंत्रण भेजा गया था, पर 4 ने लिखित तौर पर यह सूचना दी है राष्ट्रपति भवन को कि वो निजी वजहों से इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन उद्योग जगत का आपने जिक्र किया, भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, ये 5-6 बड़े नाम भारत उद्योग जगत के, उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और आपको याद होगा कि लगातार मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के उद्योगपतियों को, उद्योग जगत को आमंत्रित करते रहे हैं। और इसलिए ये भी एक मंच होगा ओबामा के लिए कि जो इंडियन इंडस्ट्री के जो बड़े उद्योगपति उनसे इस वक्त इंटरैक्ट कर सके। माफ कीजिएगा, मैं आपको इस वक्त टोक रही हूं बीच में, आपके पास वापस आएंगे हम, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा पे वापस लौटेंगे। सिविल न्यूक्लियर डील के अलावा और इस वक्त जो बैंक्वेट टूरिस्ट के अलावा जो चीजें जिन पर चर्चा हुई है, उसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात थी, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उन पर क्या हुआ है उस पर बात करेंगे।